रतन टाटा डाइज बुधवार को भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। बुधवार की शाम को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी। समाजवादी पार्टी को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी को सभी 20 सीटों पर महज 8,300 वोट मिले, जो कि कुल मत का 0.14% है। बसपा को इस चुनाव में 0.96% वोट मिले। सपा को सबसे ज्यादा 1,695 वोट बांदीपोरा सीट पर मिले। वहीं बगूरा क्रीरी में सपा के 366 वोटों के मुकाबले 2,587 मत पाकर जनता दल यूनाइटेड आगे निकल गई। महाकुंभ 2023 में सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए ड्रोन को नष्ट भी किया जाएगा। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक नहीं बरती जा रही है। नवरात्र के पावन अवसर पर यातायात क्रांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ऐसी निर्णायक सहमति बनी है जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो मोदीनगर के जाम की तरह मेरठ शहर के अंदर का जाम भी इतिहास हो जाएगा। शहर की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके लिए तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कुंदर की उपचुनाव में भाजपा का प्रचार करने पर एक समर्थक को बंदूक से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी से डरे समर्थक ने घर जाना छोड़ दिया है। भाजपा का प्रचार करने के चलते दोनों रंजिश रखते हैं। कमल के फूल पर वोट डालने पर लाइसेंसी राइफल से गोली मारने की धमकी देते थे। पुलिस ने आरोपित बाप बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। संस्कृति विभाग सभी मंडलों में कुंभ समिट का आयोजन कर रहा है। साथ ही विभिन्न राज्यों और देशों में रोड शो निकालकर महाकुंभ का प्रचार किया जाएगा। इस बार 50 करोड़ पर्यटकों के आने की संभावना है। पिछले महाकुंभ में 24 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु आए थे। अयोध्या में विजिलेंस की छापेमारी में 5 लाख से अधिक की बिजली चोरी का भंडाफोड़ हुआ है। सोहावल क्षेत्र के 2 उपभोक्ताओं के यहां मीटर बाईपास कर और अतिरिक्त केबल जोड़कर बिजली चोरी की जा रही थी। विजिलेंस ने दोनों के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अब विद्युत वितरण खंड के अधिकारी शमन शुल्क सहित जुर्माने का आकलन कर दोनों उपभोक्ताओं से राजस्व वसूलेंगे। शाहजहांपुर में दीपावली से पहले अवैध पटाखा भंडारण का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने टेंट की दुकान में छापेमारी कर 40 पेटी पटाखे और फुलझड़ी बरामद किए हैं। साथ ही टेंट मालिक को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की बात कही। जिले में अवैध पटाखा भंडारण को कई बार पकड़े जाने के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। गोंडा में अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी में 20 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे बरामद हुए। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई थी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की और बारूद का नमूना लिया। पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नोएडा के सेक्टर 18 बाजार में 500 मीटर की सड़क को नो व्हीकल जोन बनाया जा रहा है। इस सड़क पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक दुकानदारों को माल लाने ले जाने के लिए वाहनों को अनुमति होगी। इस सड़क के दोनों ओर बोलार्ड लगाकर वाहनों के प्रवेश को रोका जाएगा।
उत्तर प्रदेश में जल्द ही 418 आयुष चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। इसमें 250 होम्योपैथिक और 168 आयुर्वेद के डॉक्टर शामिल होंगे। आयुष विभाग ने भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया है। इस भर्ती से आयुर्वेद और होम्योपैथी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। महानिदेशक ने बताया कि खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। सीजेआई ने भूटान में जिग्मे सिंगे वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि मैंने देश की सेवा अत्यंत समर्पण के साथ की है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर स्वच्छ शौचालय और शिशु देखभाल कक्ष जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमसफर नीति शुरू की। हमसफर नीति में व्हीलचेयर, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्थल और ईंधन स्टेशनों पर छात्रावास सेवाएं जैसी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। हमसफर नीति रोजगार सृजन करेगी और सेवा प्रदाताओं के लिए आजीविका में वृद्धि करेगी। 2030 तक भारत का सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार $500 अरब का हो जाएगा और इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की हिस्सेदारी $150 अरब की होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी भी कुल वाहनों में लगातार बढ़ रही है। दोपहिया वाहनों में यह हिस्सेदारी 5% से अधिक हो गई है। इस निवेश से ताइवान की कंपनियों को भी फायदा होगा। बेंगलुरु में बर्थडे केक खाने से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है इस मामले में बच्चे की माता-पिता की हालत भी गंभीर है। दोनों को किम्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही बच्चे के पिता स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। देश में कर्ज सस्ता होगा या नहीं, इसका फैसला आज मौद्रिक नीति समिति एमपीसी सुनाएगी। पिछले 2.5 वर्षों से आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि इस बार भी बदलाव की उम्मीद कम दिख रही है। समिति ने पिछली 9 बैठकों में ब्याज दरों को स्थिर रखने का निर्णय लिया था। अभी घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर भी कुछ उल्टे संकेत मिल रहे हैं। PSLV-37 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा यानी PS-4 पूर्वानुमान के अनुरूप पृथ्वी के वायुमंडल में लौट गया है। इस रॉकेट से वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। सितंबर 2024 से नियमित रूप से कक्षीय ऊंचाई कम होने की निगरानी की गई। PS-4 6 अक्टूबर को वायुमंडल में लौटा। इसरो वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखेगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जहां उनके काफिले के गुजरने के दौरान एक बड़ी लापरवाही हो गई। अगर 1 से 2 मिनट इधर-उधर होते तो शायद बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस मामले में विधायक जनार्दन रेड्डी की 3 लग्जरी कारों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। विधायक ने मामले में अपनी सफाई भी पेश की है। चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन इसरो के महत्वाकांक्षी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या लूपेक्स को राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग की मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही इसे केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद मिशन का रास्ता साफ हो जाएगा। अब तक के 4 चंद्रयान मिशन के विपरीत इसरो इसे जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर पूरा करेगा। जानिए क्या है इस मिशन की खासियत। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मोहम्मद मुइज़्ज़ू से मुलाकात की। चीन के प्रति झुकाव रखने वाले मुइज़्ज़ू का रुख भारत के प्रति बदला है।
इससे पहले मुरिजू के मंत्रियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिरोध जारी हो गया था। सिंघम अगेन के बाद अब कार्तिक आर्यन माधुरी दीक्षित की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अनीस बज़मी के निर्देशन में बनी हॉरर कॉमेडी मूवी में असली मंजुलिका कौन है, ये सस्पेंस तो दिवाली पर खुलेगा, लेकिन उससे पहले यूट्यूब पर आते ही इस फिल्म के ट्रेलर ने कब्जा कर लिया है। 3 घंटे के अंदर ही फिल्म के ट्रेलर को इतने व्यूज मिले। एक्ट्रेस विद्या बालन एक बार फिर से मंजुलिका के किरदार में वापसी कर रही हैं। आज उनकी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 ट्रेलर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद विद्या मंजुलिका के रूप में लौट रही हैं। इस मामले पर एक्ट्रेस ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर खुलकर बात की है। शाहरुख खान और महिमा चौधरी की फिल्म परदेश अपने जमाने की हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म से महिमा चौधरी ने डेब्यू किया था, लेकिन शाहरुख खान उस समय सुपरस्टार बन चुके थे। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में एक्टर के स्टारडम पर बात की। महिमा ने बताया कि जब वो सेट पर आते थे तो सब लोग उन्हें घेर लेते थे। सोनम कपूर फिल्मी पर्दे से भले ही दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वह लगातार एक्टिव हैं। बॉलीवुड की फैशनिस्टा सोनम कपूर एक लंबे समय के बाद बिकिनी लुक में दिखाई दी। एक्ट्रेस की ये सुपरहॉट तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिसे देखने के बाद यूजर्स भी हैरान रह गए हैं। वह एक्ट्रेस की फोटोज पर प्रतिक्रिया जाहिर कर रही हैं। करण जौहर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम द ट्राइब है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर देख सकेंगे। ये अगले महीने 4 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। इस शो से अनन्या पांडे की कजिन अलाना OTT डेब्यू कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है। कुछ समय पहले ही 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 की घोषणा हुई थी। अब हाल ही में इसका नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार जीतने वाले सभी विनर्स को सम्मानित किया। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाकर काफी भावुक हो गए, वहीं ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए सम्मानित किया गया। नीचे देखें विनर की पूरी लिस्ट। हार्दिक पांड्या कैच भारत और बांग्लादेश टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने हैं। दूसरे T20 में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और टीम नियमित अंतराल में विकेट खोती चली गई। भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों और फील्डर्स ने भी अपना काम बखूबी किया। ईशान किशन इस साल से घरेलू क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने कोई घरेलू मैच नहीं खेला था और इसके कारण काफी विवाद भी हुआ था। इस साल किशन प्री सीजन में बुची बाबू टूर्नामेंट के दौरान भी झारखंड की कप्तानी करते नजर आए थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ एक बेहतरीन शतक भी लगाया था। किशन ने दलीप ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था। आईसीसी ने ताजा महिला T20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्पिनर श्रेयंका पाटिल को तगड़ा फायदा मिला है। वहीं स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स को नुकसान झेलना पड़ा है। भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को भी 2 स्थान का नुकसान झेलना पड़ा। दीप्ति शर्मा भी 2 स्थान फिसलकर चौथे पर आ पहुंच गई हैं। इंड वर्सेस बैन 2 NDT 20 भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मुकाबला बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम